हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। ये आपका स्टील का लास्ट लेक्चर है जिसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, जैसे कि गैंट्री गर्डर क्या होता है, प्लेट गर्डर्स या इंडस्ट्रियल रूफ ट्रसेस या पर्लिन्स के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे इनको यूज़ किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है गैंट्री गर्डर्स। ये कहलाती है एक बीम होती है जो कि क्रेन लोड को सपोर्ट करती है। तो जैसे कि ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसमें से एक क्रेन लोड है, इसको सपोर्ट कराने के लिए एक आपने सबसे पहले ये आई सेक्शन आप देख रहे हैं, ये आई सेक्शन आपका कहलाता है गैंट्री गर्डर, जिसको यूज़ किया जाता है क्रेन लोड को सपोर्ट करने के लिए। अब ये गैंट्री गर्डर में आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक ये चैनल सेक्शन आपने प्रोवाइड किया हुआ है, उसके ऊपर ये रेल्स हैं और यहाँ पर ये 2 व्हील्स हैं जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इसके लेटरली डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये आपने क्रेन प्रोवाइड की हुई है जिसमें क्या है, ये क्रैब अटैच है, ये क्रैब या ट्रॉली है जो इधर उधर मूव करती है, इसके साथ ये हुक लगा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली गैंट्री गर्डर क्या होता है, ग्रेविटी लोड को सब्जेक्ट करता है। ग्रेविटी लोड में जैसे कि खुद का डेड लोड हो गया, क्रेन का ये वेट हो गया, वेट ऑफ क्रैब, ये जो क्रैब है हुक लगा है ये इसका वेट हो गया, और लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल लोड्स जो हैं, जो लोड आप लिफ्ट करा रहे हैं क्रेन की हेल्प से, जो हुक में फंसा के आप लोड को मूव कराएंगे, वो लोड्स जो हैं वो सब गैंट्री गर्डर्स के सब में लोड्स में कलेक्ट मतलब जो है, आप इसमें गैंट्री गर्डर्स का जब लोड फाइंड करते हैं तो उसमें जो है आप सारे लोड्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं जो लेटरल लोड्स डेवलप होते हैं, अब जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो व्हील्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या है, इधर उधर मूव करेगा, और ये जो लोड्स हैं, ये जो क्रेन साथ में अटैच है, ये इसके साथ आगे पीछे मूव करेगी इधर, और वही इसके साथ ये जो क्रैब अटैच है, ये जो क्रैब है ये इधर इधर मूव करेगा। यानी कि इस गैंट्री गर्डर की अगर आप बात करें तो इसका लेटरल डायरेक्शन में लोड क्या हो गया, ये यानी क्रैब का इधर से उधर लॉन्गिट्यूडनल मूव करना और स्टॉप होना, ये किस में आएगा, लेटरल लोड्स में। और लॉन्गिट्यूडनल लोड्स में क्या होगा, जो रेल्स हैं ये आपस में जो इधर उधर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल लोड्स। तो इसमें क्या होता है कि जो ये चैनल सेक्शन आपने प्रोवाइड किया है, ये चैनल सेक्शन आप लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए चैनल सेक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि कोई भी बकलिंग जो है वो ना हो पाए। साथ ही आप देख रहे हैं इसमें कैट वॉल प्रोवाइड करी, यानी एक टाइप का ये फिक्स कर दिया है, ब्रैकेट इससे अटैच कर दिया है। तो कैट वॉल का काम होता है कि जिससे कि जो भी लेटरल बकलिंग होने वाली है उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट कर देता है और लेटरली रीस्ट्रेन कर देता है इस सेक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो गैंट्री गर्डर है, यहाँ पे एक ब्रैकेट आपने प्रोवाइड किया हुआ है जिसको कहते हैं टॉर्शनल रीस्ट्रेंट। ये क्या करता है, टॉर्शनली रीस्ट्रेन कर रहा है इसको, कोई भी बकलिंग की पॉसिबिलिटीज इसमें अगर ना हो पाए वेब पोर्शन में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप यहाँ पे टॉर्शनल रीस्ट्रेन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम जो स्टैटिक लोड होता है, वो मैक्सिमम रिएक्शन होती है जो कि व्हील पर आप नोटिस करते हैं। तो मैक्सिमम स्टैटिक लोड तब होता है जब ये हुक जो है, ये जो क्रैब है, ये बिल्कुल पास में आ जाए व्हील के, तब यहाँ पर मैक्सिमम लोड आता है। और ये लोड जो है, 2 व्हील्स के लोड गैंट्री गर्डर्स पर जो है इक्वली शेयर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल लोड्स हैं, तो आपको पता है कि अगर क्रेन लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रही है, आगे पीछे मूव कर रही है ये, तो उस समय लेटरल मूवमेंट नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि पहले ये आगे पीछे सेट हो जाएगी, जब ये रुक जाएगी तब जाके ये क्रैब को आप आगे पीछे मूव कराएंगे। तो एक टाइम पे एक ही लोड एग्जिस्ट होगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल लोड या लेटरल लोड जो है साइमल्टेनियसली कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। एक टाइम पे या तो आपको लॉन्गिट्यूडनल लोड गैंट्री गर्डर पे मिल रहा होगा या लेटरल लोड गैंट्री गर्डर पे मिल रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए कंसेप्ट कि गैंट्री गर्डर्स जो हैं आर सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी लोड्स, जैसे कि डेड लोड हो गया, क्रेन का वेट हो गया, क्रैब का वेट हो गया, लोड जो आप लिफ्ट कर रहे हैं वो लोड्स हो गए, और लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल लोड्स हो गए। तो जो लेटरल लोड्स हैं, यानी कि ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो इसके अपोजिट क्या हो गया, क्रैब का मूवमेंट। तो ये जो क्रैब के साथ हुक अटैच है, इनका मूवमेंट होगा। तो लेटरल लोड्स जो होते हैं वो ड्यू टू मूविंग एंड स्टॉपिंग ऑफ क्रैब, क्रैब के मूव और स्टॉप होने की वजह से होते हैं। बल्कि लॉन्गिट्यूडनल लोड्स जो होते हैं वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्रेन ट्रस ऑन द रेल्स, यानी रेल पर जो मूवमेंट हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रस इम्पैक्ट लोड्स विल डेवलप, इसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इम्पैक्ट लोड डेवलप हो जाते हैं गैंट्री गर्डर पे। तो जो डायनामिक एक्शन है मूविंग लोड का, उसको कहते हैं इम्पैक्ट।
Since the truss and trolley move on the gantry girder, impact load are considered. जब ये ट्रस या ट्रॉली जो है वो मूव कर रही है गैंट्री गर्डर पे, ट्रस यानी रेल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये ट्रॉली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी वजह से इम्पैक्ट लोड जो है वो बीम पर आप कंसीडर करते हैं. टू गेट द इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट लोड, द लोड्स आर मल्टीप्लाइड बाई इम्पैक्ट फैक्टर. तो अगर आपको इम्पैक्ट लोड फाइंड करना है उसका इफेक्ट, तो इम्पैक्ट फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं लोड को. इम्पैक्ट फैक्टर कन्वर्ट कर देता है डायनेमिक लोड को इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड में. ठीक है, अब चैनल सेक्शन आपने देखा कि गैंट्री गर्डर के ऊपर चैनल सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज द लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ गैंट्री गर्डर व्हेन सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड्स. तो लेटरल लोड अगर चल रहे हैं तो उस केस में लेटरल स्टेबिलिटी को सब्जेक्ट कर रहा है. और फंक्शन क्या है चैनल का, इज टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर देता है अबाउट वर्टिकल एक्सिस एंड टू इंक्रीज लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, और लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है. जो टॉर्शनल रिस्ट्रेंट आप देख रहे हैं, जो ब्रैकेट प्रोवाइड करते हैं, वो कैन बी प्रोवाइडेड बाय चैनल सेक्शंस टू प्रोवाइड टॉर्शनल रिस्ट्रेंट फॉर गैंट्री गर्डर, जिससे कि गैंट्री गर्डर के लिए टॉर्शनली रिस्ट्रेंट हो सके. द वेब ऑफ गैंट्री गर्डर मस्ट बी कनेक्टेड टू द कॉलम विद द हेल्प ऑफ क्लीट ऑफ ब्रैकेट्स. तो आपने देखा ये जो गैंट्री गर्डर था, इसमें इसको जो है ब्रैकेट के थ्रू जो है आपने कनेक्ट कर दिया, जिसको आप कह रहे हैं टॉर्शनल रिस्ट्रेंट. ठीक है, कैट वॉल्स को क्या करते हैं, कैट वॉल्स को वेल्डेड कर देते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द गर्डर, जिससे कि कोई भी कंप्रेशन फ्लेंज में बकलिंग ना हो सके, लोकल बकलिंग ना हो सके. इफेक्टली रिस्ट्रेंट लेटरली सिंस बकलिंग इज प्रिवेंट, जिसकी वजह से जो है बकलिंग जो है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक लोड व्हील पर तब आता है, ये वो मैक्सिमम रिएक्शन होती है एक्सल्टेड बाई व्हील ऑन दी रेल, यानी व्हील रेल पर जो व्हील की वजह से जो एक्सल्ट हो रही है, व्हेन द ग्रैब इज नियरर टू द गर्डर. जब ये जो ग्रैब होता है जिसकी हेल्प से हुक इधर उधर मूव कर रहा है, तो ये जो है अगर बिल्कुल नियरर अबाउट है गर्डर के, तब जाके मैक्सिमम व्हील लोड वहाँ पर मिलता है. दिस मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड इज शेयर्ड बाई 2 व्हील्स ऑन द गैंट्री गर्डर इक्वली. तो गैंट्री गर्डर पर ये 2 व्हील्स वाला इक्वली लोड शेयर हो रहा है. ठीक है, सिंस द क्रेन मूवमेंट, यहाँ पे ये क्रेन है, द क्रेन मूवमेंट एंड ग्रैब मूवमेंट, तो क्रेन और ग्रैब का मूवमेंट एक साथ साइमल्टेनियसली जो है वो अकर नहीं होता, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि लेटरल लोड और लॉन्गिट्यूडनल लोड जो है साइमल्टेनियसली नहीं अकर होंगे. या तो लेटरल लोड एक बार होगा, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल लोड अकर होगा, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल लोड है फिर ये लेटरल लोड होगा. तो एक बार आप क्रेन को शिफ्ट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, उसके बाद जो है आप लेटरल लोड को मूव कराएंगे. तो ये एक साथ जो है कभी भी आपको नहीं मिलेंगे. एडिशनल लोड्स ड्यू टू इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की वजह से कितना एडिशनल लोड जो है आप लेंगे, और कि अगर स्टैटिक व्हील लोड है, अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन्स है, तो उनके लिए जो स्टैटिक व्हील लोड है उसका 25% एज एन इम्पैक्ट लोड आप कंसीडर करेंगे. वही अगर मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन्स हैं तो उसमें स्टैटिक व्हील का 10% लोड जो है एज एन इम्पैक्ट लोड जो है वो आप कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा. नोट देख लीजिए कि फॉर मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन्स में जो है क्रेन मूव स्लोली, बहुत स्लोली मूव कर रही है, इसीलिए जो इफेक्ट है इम्पैक्ट का वो कम हो जाता है. इसीलिए सिर्फ आप 10% जो है स्टैटिक लोड का कंसीडर कर रहे हैं एज एन इम्पैक्ट लोड्स. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेट गर्डर्स. तो प्लेट गर्डर्स क्या होते हैं, जब आप बिल्टअप कॉलम जो है बिल्टअप बीम्स यूज़ करते हैं और बिल्टअप बीम्स जो हैं लोड को बियर नहीं कर पाती, तो उस केस में आप प्लेट गर्डर्स का यूज़ करते हैं. यानी बिल्टअप बीम जो है वो एबल नहीं है विदस्टैंड करने के लिए एक्स्ट्रा लोड्स को, तो प्लेट गर्डर्स का यूज़ करते हैं. उसका क्या होता है, कुछ क्रॉस सेक्शन ये आप देख लीजिए कि ये आपका प्लेट गर्डर है, इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो कुछ आपको ये दिखेगा, ये आपको एक ये प्लेट यूज़ कर रहे हैं. इसके बाद यहाँ पे कुछ 5 mm का जो है टॉप एंड बॉटम पे गैप छोड़ के ये आप एक वेब सेक्शन यानी कि वेब प्लेट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. और वेब पोर्शन का यूज़ करने के बाद ये 5 mm का गैप इसलिए छोड़ देते हैं जिससे जो प्लेट पे जो लोड आ रहा है वो डायरेक्टली बियरिंग एक्शन के थ्रू ना हो पाए. यहाँ पे ये एंगल से कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को. तो एंगल से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये क्लीट एंगल ये काम क्या करते हैं कि जो लोड आ रहा है वो इन एंगल्स के थ्रू डायरेक्टली वेब पे ट्रांसफ़र हो रहा है. और 5 mm का गैप आप इसलिए छोड़ते हैं कि जिससे डायरेक्ट बियरिंग के थ्रू इस पर लोड ना आ पाए. ठीक है, इसके बाद आप इसको जो है आपस में ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से. ये आपका कहलाता है वेब प्लेट. ये एंगल जो है ये आपका कहलाता है फ्लेंज एंगल, और ये जो प्लेट यूज़ कर रहे हैं इसको कहते हैं फ्लेंज प्लेट. ठीक है,
यहाँ पे ये स्टिफनर्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये लाइंस हैं, ये स्टिफनर्स का यूज़ कर देते हैं। और जो फ्लेंज एंगल है, ये जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, इनके बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है वेब पोर्शन की, उसको आपने सपोज कहा है D1, ठीक है। और इन एंगल्स को जो है प्लेट को आप रिवेट्स के थ्रू जो है कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक कि आपको पता है ये आपकी कहलाती है विड्थ B, जो विड्थ ऑफ आउट स्टैंड होती है। यानी टेंशन के केस में जो है इसकी वैल्यू 20 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सपोज थिकनेस ऑफ फ्लेंज है। वही अगर कंप्रेशन फ्लेंज की बात करें तो कंप्रेशन के केस में जो विड्थ ऑफ आउट स्टैंड है, इसकी वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम्स ऑफ TF, यानी 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसका ओवरऑल अगर आप सेक्शन देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये आपको ये बेस प्लेट दिख रही है, इसके नीचे ये एंगल वाला पोर्शन है जो डायरेक्टली इधर मिल रहा है। यानी कि अगर इसका आप इस टाइप का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे उधर साइड से तो आपको ये दिखेगा इस टाइप का। तो ये आपको प्लेट दिख रही है, ये एंगल दिख रहा है, ये आपका सपोर्ट है। तो यहाँ पे कुछ स्टिफनर्स यूज़ किए गए हैं। स्टिफनर्स क्या होते हैं? ये एंगल्स होते हैं। सपोज ये स्टिफनर है, यानी कि एक ये इस टाइप का एंगल है। सपोज कोई ये एंगल है जिसको आपने यूज़ किया है, इस एंगल को जो है आप प्लेस कर देते हैं इस टाइप से। तो अगर आप देखेंगे सामने से तो एक ये लाइन दिखेगी और एंगल की एक ये वर्टिकल लाइन दिखेगी। तो ये स्टिफनर्स जो हैं आपके प्रोवाइड करते हैं जिससे कि कोई भी बकलिंग वगैरह ना हो पाए। तो जो वर्टिकल स्टिफनर्स आप प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, जो वेब में बकलिंग हो रही होती है उन बकलिंग को ये वर्टिकल स्टिफनर्स क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, उनको बकल नहीं होने देते। और जहाँ पर लोड लगा होता है उसके जस्ट नीचे जो स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं लोड बियरिंग स्टिफनर्स। ये क्या करते हैं, लोड बियरिंग स्टिफनर्स वेब में जो क्रिम्पलिंग हो रही होती है, यानी लोकल बकलिंग थोड़ा सा बस ट्विस्ट हो गया, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लोड बियरिंग स्टिफनर्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर सपोर्ट्स हैं वहाँ पर एक स्टिफनर यूज़ करते हैं, इसको आप कहते हैं एंड बियरिंग स्टिफनर्स। यूज़ करते हैं क्योंकि जो वेब पोर्शन है वहाँ पर सपोर्ट की वजह से कोई बकलिंग ना हो पाए, इसीलिए एंड बियरिंग स्टिफनर्स का यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस पर एक ये स्टिफनर इस टाइप से प्रोवाइड किया गया है, इसको कहते हैं आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। तो जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हैं वो न्यूट्रल एक्सिस पे जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये प्रिवेंट करता है वर्टिकल स्टिफनर्स की। स्टिफनर्स के बीच में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में आप लगा देते हैं, तो ये शेयर बकलिंग को, वेब की जो शेयर बकलिंग हो रही होती है उसको प्रिवेंट करता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके एवब यानी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स यूज़ किए गए हैं, इनका काम क्या है कि ये प्रिवेंट करते हैं वेब की बकलिंग को ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। जो भी बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स यूज़ करते हैं अबव दी न्यूट्रल एक्सिस। तो ये ध्यान रखिएगा, जो वर्टिकल स्टिफनर्स हैं, यानी कि ये जो वर्टिकल स्टिफनर्स हैं, इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो 180 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हैं, जैसे कि ये हो गया आपका, यहाँ पे एंगल कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से इनके बीच की जो डिस्टेंसेस होती है ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 270 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेब, यानी 270 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है प्लेट गर्डर्स का। जब बिल्टअप बीम्स जो हैं वो लोड को बियर नहीं कर पाती तो वहाँ पर आप प्लेट गर्डर्स का यूज़ करते हैं। देख लीजिए, इफ़ built-up beams are not capable of withstanding applied loads, जब built-up beams जो है applied loads को withstand नहीं कर पाती तो प्लेट गर्डर्स यूज़ करते हैं। प्लेट गर्डर कंसिस्ट क्या क्या करते हैं, फ्लेंज प्लेट्स, फ्लेंज एंगल्स और वेब प्लेट, ठीक है। तो जो कंप्रेशन फ्लेंज है वो कंसिस्ट करता है फ्लेंज प्लेट, फ्लेंज एंगल और वेब इक्विवेलेंट। वेब इक्विवेलेंट का मतलब है कि वेब इक्विवेलेंट एरिया होता है एम्बेडेड बिटवीन टू फ्लेंज एंगल्स। जैसे कि एक ये प्लेट आपने यूज़ करी, इसके बाद यहाँ गैप 5 mm का छोड़ के ये आपने इसको एंगल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इनके बीच का जो एरिया होता है ये आपका कहलाता है, यानी वेब पोर्शन के लिए कितना एरिया है जो एंगल द्वारा एम्बेडेड है, तो वो कहलाता है आपका वेब इक्विवेलेंट। तो ये अगर कंप्रेशन में है तो ये आपका कंप्रेशन जोन में कहलाएगा वेब इक्विवेलेंट। वही अगर टेंशन की बात करें तो ये टेंशन जोन में जो है वेब इक्विवेलेंट आपका टेंशन जोन में कहलाएगा। तो इन कंप्रेशन जोन जो वेब इक्विवेलेंट लेते हैं AW/6, यानी एरिया ऑफ वेब टोटल, तो उसका जो वेब इक्विवेलेंट होगा वो आप लेंगे AW/6, ठीक है। तो ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। वही अगर टेंशन फ्लेंज कंसिस्ट करता है फ्लेंज प्लेट एंगल्स और वेब इक्विवेलेंट, तो उस केस में जो वेब इक्विवेलेंट होता है वो AW/8 होता है, यानी एरिया ऑफ वेब डिवाइडेड बाई 8, ठीक है।
तो इन टेंशन जोन वेब इक्विवेलेंट इक्वल टू AW डिवाइडेड बाई 8 कंसीडर करते हैं। लेस एरिया इसलिए लेते हैं टू टेक केयर ऑफ रिवेट होल्स इन द वेब इन टेंशन जोन, क्योंकि जो टेंशन जोन में रिवेट्स हैं तो उनको टेक केयर यानी प्रिवेंट करने के लिए आप लेस एरिया इक्विवेलेंट का कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपको पता है रिवेट्स जो है वो टेंशन बियर नहीं कर पाते। इट इज एज्यूम दैट शेयर फोर्स इज टेकन बाई वेब प्लेट, ये माना जाता है, एज्यूम कर लेते हैं कि जो वेब प्लेट है वो शेयर फोर्स बियर कर रही है और जो बेंडिंग मूवमेंट है वो फ्लेंजेस द्वारा लिया जा रहा है। तो इसीलिए टू एंश्योर द वेब टेक ओनली शेयर फोर्स, तो ये श्योर करने के लिए कि वेब जो है वही शेयर फोर्स ले रही है, तो आपने 5 mm का गैप मेंटेन कर दिया फ्लेंज प्लेट और वेब प्लेट के बीच में, जिससे कि डायरेक्ट बियरिंग एक्शन जो हो रहा है फ्लेंज और वेब के बीच में उसको आप अवॉइड कर सकें, और सिर्फ जो लोड ट्रांसफर हो रहा है फ्लेंज प्लेट से वेब प्लेट में वो सिर्फ फ्लेंज एंगल्स के द्वारा ही हो। ठीक है, तो फ्लेंज एंगल्स होते क्या है, ये अनइक्वल एंगल्स होते हैं, लॉन्गर लेग्स होती हैं वो कनेक्ट करते हैं आप फ्लेंज प्लेट से, जिससे कि मोर बियरिंग एरिया मिल सके। तो इन कंप्रेशन फ्लेंज जो विड्थ ऑफ आउट स्टैंड होती है should not be greater than 16 times of thickness of flange या should not be greater than 256 times of thickness of flange divided by root of fy। तो इनमें से जो भी अवॉइड करते हैं यानी प्रिवेंट लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसकी वैल्यू इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वही विड्थ ऑफ आउट स्टैंड इन टेंशन फ्लेंज की बात कर रहे हैं, तो टेंशन फ्लेंज में जो विड्थ ऑफ आउट स्टैंड है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज, यानी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टू प्रिवेंट बेंडिंग ऑफ टेंशन फ्लेंज ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट की वजह से जो टेंशन फ्लेंज बेंड हो सकती है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये क्राइटेरिया आप यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इन प्लेट गर्डर्स फॉर रजिस्टिंग शेयर द डेप्थ ऑफ वेब इज टेकन एज द डेप्थ ऑफ वेब प्लेट ओनली, यानी कि शेयर को रजिस्ट करने के लिए सिर्फ वेब प्लेट की ही डेप्थ आप कंसीडर करते हैं, ओवरऑल डेप्थ जो है प्लेट गर्डर की नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इस केस में जो टाउ ये कैलकुलेटेड शेयर फोर्स निकालते हैं वो होता है शेयर फोर्स डिवाइडेड बाई डेप्थ ऑफ वेब इंटू थिकनेस ऑफ वेब। ठीक है, पहले आप क्या कर रहे थे, टोटल ओवरऑल डेप्थ कंसीडर कर रहे थे, बट प्लेट गर्डर के केस में सिर्फ डेप्थ ऑफ वेब ही कंसीडर करेंगे, जहाँ DW है डेप्थ ऑफ वेब प्लेट ओनली। क्लियर है। अब जो सेल्फ वेट होता है प्लेट गर्डर का उसको आप एज्यूम करते हैं स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 300, यानी ये जो सेल्फ वेट आ रहा है दैट इज इक्वल टू कैपिटल W डिवाइडेड बाई 300, ये यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर, जहाँ कैपिटल W आपका है टोटल लाइव लोड ऑफ प्लेट गर्डर, जितना लाइव लोड आ रहा है उसको अगर 300 से डिवाइड कर देंगे तो प्लेट गर्डर पे जो सेल्फ वेट होगा वो आप एज्यूम कर सकते हैं। और जो परमिसिबल कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होती है उसका फॉर्मूला होता है 0.66 टाइम्स ऑफ Fy या 0.66 टाइम्स ऑफ FCB Fy डिवाइडेड बाई FCB टू द पावर n प्लस Fy टू द पावर n टू द पावर होल 1 बाई n। ठीक है, जहाँ n क्या है आपका इम्परफेक्शन फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.4, तो इसमें से जो भी वैल्यू लेस होती है वो आप कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस को कंसीडर कर लेते हैं। अब एक क्राइटेरिया आता है कि इफ़ D1 जहाँ पे क्या है क्लियर डेप्थ ऑफ वेब, ये आपकी डेप्थ की क्लियर डेप्थ है डिस्टेंस बिटवीन टो ऑफ फ्लेंज एंगल्स, जैसे कि ये आपको पता है फ्लेंज एंगल यहाँ कंप्लीट हुआ तो इसका टो ये हो गया, दूसरा जो है फ्लेंज एंगल यहाँ पे ये शुरू ये टो हो गया, तो इनके बीच की जो क्लियर डेप्थ होती है D1 होती है, तो D1 अपॉन थिकनेस ऑफ वेब अगर इसकी वैल्यू लेस देन 85 है, ये क्राइटेरिया याद रखिएगा अच्छे से, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि अगर D1 अपॉन TW की वैल्यू लेस देन 85 है तो वेब बकलिंग ड्यू टू शेयर जो है वो हैपन नहीं होगी, यानी कि कोई भी वेब बकलिंग नहीं होगी शेयर की वजह से, इसीलिए आप कोई भी वर्टिकल स्टिफनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर D1 बाई TW की वैल्यू ग्रेटर देन 85 है तो आपको वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन विच इज़ डेवलप ड्यू टू शेयर फोर्स, यानी जो शेयर फोर्स की वजह से जो डायगोनल कंप्रेशन के कारण बकलिंग हो रही है वेब में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप वर्टिकल स्टिफनर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। अंडर पॉइंट लोड्स, अब आपको पता है पॉइंट लोड्स के अंदर जो वर्टिकल स्टिफनर्स आप प्रोवाइड करते हैं जिससे कि लोकल बकलिंग को आप प्रिवेंट कर सकें वेब की, या वेब क्रिपलिंग या वेब क्रिम्पलिंग को प्रोवाइड कर सकें, तो ये स्टिफनर्स आपके कहलाते हैं लोड बियरिंग स्टिफनर्स। तो अगर D1 अपॉन TW की वैल्यू ग्रेटर देन 200 है तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स को आप प्रोवाइड करते हैं अबव न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो है बकलिंग ये प्रिवेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रिवेंट
बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से जो बकलिंग हो रही है उनको प्रिवेंट करते हैं। वही अगर D1/TW की वैल्यू 250 से भी ज़्यादा है तो एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और प्रोवाइड कर देते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे, जिससे कि जो शेयर बकलिंग हो रही है वेब की उसको आप प्रिवेंट कर सकें। वही अगर D1/TW की वैल्यू 450 से ज़्यादा हो गई तो आप सेक्शन को रीडिज़ाइन करते हैं, फिर कोई भी केसेस नहीं है जिससे आप प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो एट सपोर्ट्स द पर्पस ऑफ एंड बियरिंग स्टिफनर्स इज टू प्रिवेंट बेंडिंग ऑफ फ्लैंज प्लेट्स एंड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट। आपने देखा कि जो सपोर्ट्स पर एंड बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट्स पर जो स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं उनको आप कहते हैं एंड बियरिंग स्टिफनर्स। तो ये प्रिवेंट करते हैं फ्लैंज प्लेट्स की बेंडिंग और वेब प्लेट की बकलिंग को प्रिवेंट करते हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल दी स्टिफनर, जब आपने सारे स्टिफनर्स प्रोवाइड अगर कर दिए तो जो लेसर क्लियर डायमेंशन होती है वेब पैनल की वो 180 टाइम्स ऑफ TW से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और जो ग्रेटर क्लियर डायमेंशन है वेब पैनल की, तो आपने देखा यहाँ पे इनके बीच की जो ग्रेटर क्लियर डायमेंशंस होती है ये 270 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस। तो इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस क्या होता है? ये एक टाइप की ट्रस है, ठीक है, जिसको आप प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो सपोज ये सपोर्ट्स हैं ट्रस के, और ये सब ट्रस जो है कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्टेड है। तो इसमें जो सेंटर यानी टॉप से जो डिस्टेंस कहलाती है बॉटम की, तो ये आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं राइज, ये आपका राइज कहलाता है। और सपोज ट्रस की ओवरऑल लेंथ जो है कैपिटल L है, तो यहाँ से हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। तो इस केस में जो पिच होती है, पिच मतलब होता है कि राइज डिवाइडेड बाई स्पैन। तो स्पैन लेंथ कितनी है? तो इस केस में जो राइज है वो क्या है? H, और डिवाइडेड बाई स्पैन क्या है? L। और बट अगर वही स्लोप की वैल्यू फाइंड करें तो स्लोप क्या होगा? थीटा, यानी कि ये जो एंगल होगा थीटा, तो ये क्या होगा? H/L/2। तो इस केस में H/L/2। तो ये सपोज सिंपली सपोर्टेड ट्रस है, तो सिंपली सपोर्टेड ट्रस को सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ट्रीट किया जाता है। वही अगर कैंटिलीवर ट्रस है, एक आइडियलाइज्ड किया जाता है इसको एज अ कैंटिलीवर बीम। तो सपोज अगर मैं बात करती हूँ कैंटिलीवर ट्रस की, तो कैंटिलीवर ट्रस कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कैंटिलीवर है और ये ट्रस इस टाइप की बनी हुई है, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट्स हैं, इस टाइप से ज्वाइंट है ये ट्रस। तो इस केस में जो कैंटिलीवर बीम की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो जो टॉप मेंबर होगा वो टेंशन को बियर करेगा, यानी टॉप मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंशन, और बॉटम मेंबर क्या ले रहा होगा? कंप्रेशन। वही अगर सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो टॉप मेंबर क्या ले रहा है? कंप्रेशन बियर कर रहा है, और बॉटम मेंबर्स जो है वो टेंशन को बियर कर रहे हैं। तो ये आपकी कहलाती है कैंटिलीवर बीम में, कैंटिलीवर ट्रस में कैंटिलीवर बीम की तरह आप उसको आइडियलाइज करते हैं। वही सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्टेड ट्रस में सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह उसको आइडियलाइज करते हैं। तो देख लीजिए, अ कैंटिलीवर ट्रस इज आइडियलाइज एज कैंटिलीवर बीम, जिससे कि सो ऑल जी जितने भी टॉप मेंबर्स हैं वो टेंशन सब्जेक्टेड करेंगे और बॉटम मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू अंडर कंप्रेशन। टेंशन मेंबर्स जो हैं उनको टाइज कहते हैं, ये जो मेंबर्स हैं इनको टाइज कहलाते हैं, और जो कंप्रेशन मेंबर हैं इनको आप कहते हैं स्ट्रट्स, ठीक है। एंड कंप्रेशन मेंबर आर कॉल्ड स्ट्रट्स। और बल्कि सिंपली सपोर्टेड ट्रस जो होता है उसको आइडियलाइज करते हैं एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, जिससे कि जो टॉप मेंबर्स हैं वो सारे सब्जेक्टेड होंगे कंप्रेशन में, और जो बॉटम मेंबर हैं आर सब्जेक्टेड टू टेंशन। अब फाइंड करते हैं लोड ऑन रूफ ट्रसेस, यानी रूफ ट्रस में लोड कैसे फाइंड करेंगे। तो जो डेड लोड होता है, इफ स्पेसिंग ऑफ ट्रस इज 4 मीटर, यानी ट्रस के बीच की जो स्पेसिंग है 4 मीटर है, और पिच जो है वो 1:4 है, यानी ये 1 है और ये ओवरऑल लेंथ कितनी है? 4। तो सेल्फ वेट जो होता है ट्रस का उसको कंसीडर करते हैं वेट इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाई 3 + 6 kg/m², यानी जो ओवरऑल लेंथ है ट्रस की डिवाइडेड बाई 3 + 6, तो ये हो जाता है डेड लोड kg/m² में, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि इन अ बिल्डिंग इंडस्ट्रियल ट्रस और रूफ ट्रस आर प्रोवाइडेड एट अ स्पेसिंग 4 मीटर स्पेसिंग पे रूफ ट्रस प्रोवाइड किया है। पिच जो है ईच ट्रस की वो है 1:4, ठीक है। स्पैन ऑफ ट्रस इज 6 मीटर, स्पैन जो है वो 6 मीटर का है। सेल्फ वेट ऑफ ईच ट्रस कैन बी टेकन एज, सेल्फ वेट आपको फाइंड करना है। तो पहले डेड लोड फाइंड करिए, स्मॉल w क्या होगा? सेल्फ वेट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है L/3 + 6। तो स्पैन कितना है? 6 मीटर है, यानी 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, तो ये आपका आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 kg/m² ऑफ प्लान एरिया, यानी प्लान एरिया का
8 kg पर मीटर स्क्वायर जो है ये आपका डेड लोड आ गया। तो अब टोटल सेल्फ वेट जो आपको फाइंड करना है वो कितना होगा, टोटल सेल्फ वेट यानी स्मॉल w इंटू एरिया, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल सेल्फ वेट मिल जाएगा। तो स्मॉल w 8 है और एरिया कितना होगा, स्पेसिंग 4 है और ओवरऑल स्पैन लेंथ कितनी है 6, तो फाइनली प्लान एरिया हो जाएगा 6 इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा 192 किलोग्राम फोर्स, यानी ये फोर्स में आ गया। तो इसमें 1920 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये न्यूटन में इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है, तो ये ओवरऑल जो है आपका टोटल सेल्फ वेट आ गया। अब नेक्स्ट है, सपोज कैलकुलेट करना है आपको लाइव लोड। तो इफ द स्लोप ऑफ ट्रस इज मोर देन 10 डिग्री, यानी अगर स्लोप जो है ट्रस का अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है तो जो लाइव लोड होता है उसकी वैल्यू होती है 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर एवरी डिग्री इंक्रीज इन स्लोप ओवर 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री के ऊपर जितना भी स्लोप इंक्रीज करेगा उसमें से ये वैल्यू आप माइनस करते जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा जो लाइव लोड है उसकी वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इफ द स्लोप ऑफ ट्रस इज 15 डिग्री तो लाइव लोड क्या होगा, तो लाइव लोड का फॉर्मूला है 0.75 माइनस 0.02 एवरी डिग्री, यानी 1 डिग्री में इतना कम करना है। तो आपको पता है 10 डिग्री के ऊपर कितने डिग्री एक्स्ट्रा है, 5 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 डिग्री पे तो इतना कम करना है, तो 5 डिग्री पे कितना कम कर देंगे, 5 इंटू 0.02, तो ये आपका लाइव लोड आ जाएगा 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से ट्रस के क्वेश्चन जैसे लाइव लोड और डेड लोड की वैल्यू पूछ लेते हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है परलिन्स। तो ये परलिन्स क्या होती हैं, बीम्स होती हैं जो ट्रसेस में प्रोवाइड करते हैं, जो सपोर्ट करती हैं रूफिंग मटेरियल या रूफ कवरिंग मटेरियल को। तो बेसिकली ये क्या होता है कि परलिन्स को जो है आप सिर्फ ट्रसेस के जॉइंट्स पर ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करती हैं, जो भी कवरिंग मटेरियल है उनको सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। ये एक टाइप की कंटिन्यूअस बीम्स होती हैं बिकॉज दे स्पैन ओवर मोर देन 2 जॉइंट्स। जब आप इनका टॉप व्यू देखेंगे तो फाइनली क्या होगा, ये लॉन्ग अंदर तक जा रही है, इसका मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट को ये कंटिन्यू कर रही है, इसलिए कंटिन्यूअस बीम होती है। ये किसी भी शेप की, जैसे चैनल शेप की हो गई, या फिर ये एल सेक्शन हो गया, इनका आई सेक्शन हो गया, या ट्यूबुलर सेक्शन हो गया। तो जो ट्यूबुलर सेक्शन होता है वो यूनी एक्सियल बेंडिंग को सब्जेक्ट करता है, लेकिन जितने भी और सेक्शंस हैं वो सारे के सारे सेक्शन सब्जेक्टेड होते हैं बाई एक्सियल बेंडिंग से। ठीक है, परलिन्स जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये आपस में इनको आप कनेक्ट कर देते हैं सैग रॉड से, एक रॉड से जोड़ देते हैं जिससे इसमें आपस में कोई बकलिंग ना हो पाए। तो ड्यू टू रिड्यूस बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन इन परलिन्स, जो परलिन्स में कोई डिफ्लेक्शन ना हो सके उसको, इसके लिए इन रॉड को जोड़ देते हैं। और ये जो रॉड कहलाती है सैग रॉड या सैग टाई इनको बोलते हैं। जो रिच परलिन्स होते हैं आर सब्जेक्टेड टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कमिंग फ्रॉम सैग टाइप्स, जैसे कि ये जो है रिच के अलोंग आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, तो इनको कहते हैं रिच परलिन्स, यानी जो यहाँ पे जॉइंट्स पर प्रोवाइड हो रहे हैं। तो इन पर क्या होता है, सैग टाई से जो फोर्सेस आ रहे हैं उसको एज अ वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो डेप्थ होती है परलिन की, डेप्थ ऑफ परलिन जो है वो आप कंसीडर करते हैं D = L/45। L का है स्पैन ऑफ परलिन, यानी जो स्पेसिंग है ट्रस के बीच की वो आपकी कहलाती है L, स्पेसिंग ऑफ ट्रस। ठीक है, ये हो गई L, या इसको आप लिख सकते हैं स्पैन ऑफ परलिन। और जो विड्थ ऑफ परलिन आप फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है विड्थ ऑफ परलिन का, वो होता है L / 60। और जो मैक्सिमम मोमेंट आता है परलिन पे, यानी मैक्सिमम मोमेंट ऑफ परलिन, तो इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम मोमेंट = WL / 10, जहाँ पर ये जो W है, L तो आपको पता है, सिंपली L ये चल रहा है, W = टोटल लोड ऑन परलिन, टोटल परलिन पे जो लोड आ रहा है वो है आपका कैपिटल W। तो इस टाइप से जो है आप परलिन की डिज़ाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम मोमेंट इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके ओवरऑल टॉपिक्स हैं जो कवर हो गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।